हेलो फ्रेंड्स, हम फिर हाजिर है एक चुलबुली और मजेदार कहानी लेके, बाकेलाल और शादी का षड्यंत्र। बाकेलाल के बारे में जरूर पढ़िएगा पहले, ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आ जाए कि क्या बाकेलाल का कर्ज है। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये बाकेलाल और शादी का षड्यंत्र है। देखते हैं षड्यंत्र बाकेलाल की शादी के लिए है या किसी और की शादी के लिए है, जिसमें बाकेलाल अपनी खिचड़ी पका रहा है और दूसरों को उलझाने में लगा हुआ है। शुरुआत वहीं से होती है। राज्य दरबार भरा हुआ है, सारे लोग बैठे हुए हैं, मंत्री जी, बाकेलाल, सेनापति जी और महाराज। बाकेलाल अपने मन ही मन खुश हुआ जा रहा है कि क्यों ना मैं राजा विक्रम सिंह का सिंहासन हथिया लूं। तभी बाकेलाल के मन में कुछ आइडिया आता है और वो मन ही मन खुश होता है। इधर विक्रम सिंह कह रहे हैं कि हमें विश्वस्त स्रोतों से पता चला है कि एक गुप्त देश का राजा किसी षड्यंत्र द्वारा हमें मारकर विशालगढ़ पे अधिकार करना चाहता है। बाकेलाल मन में सोच रहा है, इससे पहले मैं ही तुझे मार दूंगा। मंत्री जी पूछते हैं, महाराज ये किस देश का राजा है? अगर हमें पता चल जाए तो हम भी बाकेलाल की मदद से उस राजा को सबक सिखा सकते हैं। विक्रम सिंह कहते हैं, यह तो मुश्किल है महामंत्री जी, षड्यंत्र का रूप रंग ही तो हमारे गुप्तचरों को मालूम नहीं हुआ, परंतु गुप्तचर यानी जासूस पूरी चेष्टा कर रहे हैं। उस देश का नाम पता चलते ही हम बाकेलाल को अवश्य कष्ट देंगे। क्यों बाकेलाल जी, आप दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं? बाकेलाल कहता है, हाँ हाँ महाराज, भला आपके सिंहासन पे आपके अलावा और कौन बैठ सकता है? अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं दुश्मनों को उनकी नानी याद दिला दूंगा। फिर अंदर मन में सोचता है, और आप भी अभी से अपने दिन गिनने आरंभ कर दीजिए महाराज, क्योंकि अब आप बाकेलाल के हाथों, बाकी आप समझ जाइए। महामंत्री जी कहते हैं, बाकेलाल जी जब तक हमारे साथ हैं, दुश्मनों की क्या मजाल कि हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। बोलो बाकेलाल की जय। बाकेलाल मन में सोचता है, बाकेलाल नहीं कमबख्तो, राजा बाकेलाल की जय बोलो। खैर ये तो उसका सपना ही है जो कभी पूरा हो नहीं पाता है, और पता नहीं आगे पूरा हो नहीं पाए या नहीं पाए। तो बाकेलाल ने जो मन में स्कीम सोची थी उस पर कार्य करने का समय आ गया था, और रात को बाकेलाल अंदर प्रवेश करता है शाही रसोई में, जहां सैनिकों के लिए खाना बन रहा है। उस खाने में बाकेलाल मिला देता है कोई दवाई, जिसके बाद सारे लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। ऐसा बाकेलाल सोच रहा है। बाकेलाल सारा काम करने के बाद अपने कक्ष में आ जाता है, सोचता है कि आराम पूर्वक आज कार्य कर दिया मैंने। अब भगवान ने चाहा तो कल सुबह तक मैं राजा बन जाऊंगा। और सपनों में खो जाता है, जिसके अंदर बाकेलाल बैठा है महाराज की कुर्सी पे और बाकी सारे मंत्रीगण उसकी जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन ये तो था बाकेलाल का सपना, और उसके सपने की हर बार टूट जाती है टांग। आधी रात को बाकेलाल उठ के अपनी स्कीम कहाँ तक सफल हुई ये देखने के लिए जाता है। उसे आधे सैनिक सोए हुए मिलते हैं, आधे खड़े खड़े सोए हैं, आधे बैठ के सो रहे हैं। वो खुश हो रहा है कि बढ़िया स्कीम बनाई है मैंने। अब चलते चलते बाकेलाल पहुंच जाता है विक्रम सिंह के कक्ष के बाहर, जहां वो सैनिक को चेक करता है जो सोया हुआ है। अंदर जाता है। बाकेलाल का प्लान है कि महाराज को सोते में ही खत्म कर दिया जाए, इसलिए वो चाकू निकाल के बाहर मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी खिड़की पे होती है आवाजें। बाकेलाल का लगता है कि कोई ना कोई इस खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो डर जाता है कि मेरे हाथ में है खंजर, सामने लेटे हैं महाराज, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। तो वो डर के मारे महाराज के बेड के नीचे ही चले जाता है। बाकेलाल छुपा हुआ है, लेकिन उस खिड़की से कोई इंसान ना आते हुए एक सांप अंदर आता है। बाकेलाल को अंधेरे में यह अभी कुछ पता नहीं है। बाकेलाल छुपा हुआ है बेड के नीचे, सांप भी उस बेड के नीचे आ जाता है, और बाकेलाल जो है उस सांप को रस्सी समझ कर पकड़ लेता है। जब बाकेलाल को लगता है कि कोई भी नहीं आया, शायद हवा की वजह से खिड़कियां बज रही थी, बाहर निकलता है, हाथ में रस्सी पकड़ी हुई है, ऐसा बाकेलाल को लग रहा है। बाकेलाल सोचता है कि अगर मैं खंजर घोंपूंगा तो हो सकता है कि आवाज आ जाए, इससे अच्छा है कि मैं महाराज को रस्सी से फंदा बना के मार देता हूँ। बाकेलाल रस्सी की जगह उस बेचारे सांप को ही फंदा बना देता है। आगे बढ़ता है महाराज का गला घोटने के लिए, लेकिन तभी आ जाते हैं कुछ सैनिक और महामंत्री जी। वो चौंकते हैं तो पूछते हैं, बाकेलाल जी आप इस वक्त क्या कर रहे हैं?
बांकेलाल घबरा जाता है कि अब क्या जवाब दूं, मेरे हाथ में तो रस्सी है, फंदा बना हुआ है, सभी लोगों के सामने सब कुछ चीजें, अब तो मैं पकड़ा गया। लेकिन महामंत्री जी तभी कहते हैं कि आपने तो सांप पकड़ रखा है। तभी घबरा जाता है बांकेलाल की सांप, क्योंकि उसे तो लग रहा था ये रस्सी है। सांप भी हंसता है, कहता है वही कहूँ, डर गया ना, अभी तक तो डरा नहीं। मैं भी सोच में पड़ गया था कि सांप को देख के क्यों नहीं डरा। तो सांप भी मजे ले रहा है बांकेलाल के। खैर बांकेलाल ने तुरंत सांप को एक तरफ उछाल दिया, एक सैनिक ने भाले की नोक से उसे उठा लिया और सभी को ये लगा कि बांकेलाल ने महाराज की जान बचा ली। सभी को ये सोचता था कि बांकेलाल भी मार देता है पलटी और कहता है मैं भी उसी साये को देख के यहाँ पहुंचा था, और जब तक पहुंचकर मैंने सर्प को अपने पलंग के ऊपर पाया तो मुझे समझते देर न लगी महाराज कि यह सर्प किसी ने आपके कक्ष में फेंका है और मैंने उस सर्प को पकड़ लिया। मंत्री जी कहते हैं किंतु बांकेलाल जी आप सांप को देख के एकाएक चौंक क्यों पड़े। बांकेलाल कहता है वो तो दरअसल एकाएक आपके आने से मैं भूल गया था कि मेरे हाथ में सांप है, और जब सांप देखा तो मैं चौंक पड़ा। तभी राजा विक्रम सिंह महामंत्री को कहते हैं ये सब क्या चक्कर है महामंत्री जी, हमें कुछ समझ में नहीं आया। मंत्री जी कहते हैं शायद वही साया आपको समाप्त करने के इरादे से यहाँ पे सांप फेंक के गया। तो जो खिड़की पे आवाज आ रही थी वहां पे कोई व्यक्ति आया जरूर था और सांप फेंक के विक्रम सिंह के कमरे में भाग गया था, ये सोच के कि विक्रम सिंह को सांप काट लेगा और विक्रम सिंह मर जाएगा। लेकिन बांकेलाल करने चला था बुरा विक्रम सिंह को मारने के लिए, लेकिन श्राप की वजह से बांकेलाल ने उल्टा विक्रम सिंह की जान बचा ली। विक्रम सिंह पूछते अगर कोई आया था तो सारे सैनिक कहाँ हैं, उसे पकड़ा क्यों नहीं। मंत्री जी कहते हैं कोई दवा सैनिकों को खिला दी गई है महाराज, इसलिए सबके सब बेहोश पड़े हैं। बांकेलाल तुमने हमारे प्राण बचाकर हम पर उपकार किया है, हम तुम्हारे ऋणी हैं। बांकेलाल भी नाटक करता है क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। तो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है और बांकेलाल बच जाता है। अगले दिन उस घटना के पश्चात तो बांकेलाल जैसे महाराज की आंखों का तारा बन गया था और उसकी तारीफों के पुल बांधा करते थे महाराज। एक दिन विक्रम सिंह कहते हैं बांकेलाल बहुत दिन हो गए शिकार पे गए, हम सोच रहे हैं कि चलो शिकार पे खेलने चलते, और इस बार हम और सिर्फ तुम जाएंगे, सिर्फ 2 लोग जाएंगे। मंत्री जी कहते हैं क्षमा करें महाराज, लेकिन आपको अकेले शिकार पर इस प्रकार नहीं जाना चाहिए। विक्रम सिंह कहते हैं बांकेलाल जो हमारे साथ है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बांकेलाल की आंखें चमक जाती है, सोचता है मैं भी कई दिनों से राजा को मारने की प्लान बना रहा था, योजना बन नहीं पा रही थी, अब शिकार के दौरान कुछ न कुछ कर सकता हूँ। मंत्री जी भी कहते हैं चलिए बांकेलाल है तो फिर हमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों खेलने जाइए शिकार। निकल पड़ते हैं दोनों, सब अपने अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। विक्रम सिंह जा रहे शिकार खेलने, बांकेलाल जा रहा है विक्रम सिंह को निपटाने। बांकेलाल का प्लान है कि महाराज का ध्यान जब किसी शिकार पर होगा तो मैं तेज गति से चलते हुए रथ से महाराज को दे दूंगा धक्का, तो ये कहलाएगा एक्सीडेंट। तभी विक्रम सिंह चौंकते हैं और कहते हैं अरे हिरण, रथ तेज चलाओ बांकेलाल, हिरण निकल जाएगा। बांकेलाल स्पीड बढ़ाता है, हिरण के पीछे जा रहे हैं दोनों, जबकि कुछ ही दूर कुछ सैनिक खड़े हैं और देख रहे हैं कि इस तरफ रथ बड़ा आ रहा है, और ये लगा रहे हैं निशाना, कह रहे हैं कि जैसे ही सामने से गुजरे राजा का निशाना लेकर तीर छोड़ देता। तो ये लोग भी राजा विक्रम सिंह को मारने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। बांकेलाल का प्लान सफल होने लगता है, तेज गति से रथ दौड़ रहा है, बांकेलाल आगे बढ़ता है और धक्का देने की कोशिश करता है महाराज को, लेकिन जब वो धक्का देने की कोशिश करता है तो तीर आके लगता है पीछे बांकेलाल की। तो ये वही तीर है जो उन सैनिकों ने छोड़ा था, ये लगता है दुश्मन देश के सैनिक है। तो फिर वही हुआ, बांकेलाल गया था विक्रम सिंह को मारने के लिए, लेकिन उल्टा बांकेलाल ने विक्रम सिंह को बचा लिया। महाराज विक्रम सिंह पलट के देखते हैं 2 घुड़सवार सैनिक भाग रहे हैं, उन्हें लगता है कि यही मारने वाले लोग होंगे, इन्हीं ने तीर छोड़ा है। महाराज विक्रम सिंह का निशाना अचूक है, 2 तीर छोड़े जाते हैं, दोनों सैनिक जो है बेचारे वहीं मर जाते हैं। महाराज विक्रम सिंह शिकार छोड़ते हैं और बांकेलाल की हालत देखते हुए निकल पड़ते हैं वापस महल की ओर।
विक्रम सिंह सोच रहे हैं कि बाकेलाल ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए फिर से मेरे प्राण बचा लिए। बाकेलाल अपनी किस्मत को मन ही मन कोस रहा है। फिर से मरहम पट्टी होती बाकेलाल की, वाहवाही हो रही है। उसके बाद कुछ दिनों तक तो बाकेलाल पलंग से उठ भी नहीं पाया, लेकिन एक दिन एक आदमी आता है बाकेलाल से मिलने के लिए और कहता है, बाकेल जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाकेलाल कहता है, अगर कोई आवश्यक कार्य है तो आओ, अन्यथा हमारे आराम में विघ्न मत डालो। कहता है, कार्य तो आवश्यक है। थाली हाथ में होती है उसके ढकी हुई। बाकेलाल खुश हो रहा है कि हो सकता है स्वर्ण मुद्राएं हीरे मोती लाया हो मेरे लिए, महाराज ने भेजा हो। कहता है, जो सेवक आया था, महाराज ने आपकी सेहत के लिए तोहफा भेजा है, तुरंत ग्रहण कीजिए इसको। बाकेलाल ने जब तोहफे पर ढका कपड़ा हटाया तो सिर्फ एक फूलों का हार था। लेकिन जैसे ही फूलों का हार बाकेलाल अपने गले में डालने की कोशिश करता है, एक जोरदार आ जाती है उसे छींक, और इस छींक की वजह से वो हार गिर जाता है नीचे, और जैसे ही हार नीचे गिरता है उसमें से निकलता है एक भयानक बिच्छू। बाकेलाल सोचता है कि अगर मैं ये हार पहन लेता तो ये बिच्छू मुझे डस लेता, यानी जो आया है दरबारी या सेवक जो भी कहें उसे, ये कोई दूसरा इंसान है, सेवक या दरबारी नहीं है जो मुझे मारने आया था। अपनी जान के ऊपर आए हुए इस कष्ट को देखते हुए बाकेलाल में आ जाता है जोश, और पास में पड़ा हुआ जो गुलदान होता है, गुलदस्ता, उसे उठा के बाकेलाल मार देता है उस आदमी के सर पे। दरबारी अभी समझ भी नहीं पाया था कि बाकेलाल दे डालता है पटकनी उस दरबारी को। माफी मांगने लगता है वो दरबारी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे शायद मालूम नहीं कि बाके का दूसरा नाम ही बिच्छू है जिसे काटा पानी नहीं मांगता, ऐसा कहता है बाकेलाल। फिर बाकेलाल चौंक पड़ता है क्योंकि दाढ़ी भी निकल जाती है उस आदमी की। बाकेलाल कहता है, अब छिपना बेकार है मक्कार, जल्दी बता तू कौन है, वरना सैनिकों को बुलवा के तुझे लटकवा दूंगा फांसी पे। वो आदमी माफी मांगता है और सब कुछ बताने लगता है। बताता है कि मेरा नाम लोटन चंद है बाकेलाल, और मैं चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का गुप्तचर हूँ, यानी जासूस। बाकेलाल चौंकता है और कहता है, इसका मतलब कि इन दिनों महाराज पर जो आक्रमण हो रहे हैं वो तुमने करवाए हैं? हाँ। बाकेलाल को गुस्सा आता है कि तेरी वजह से मेरी जान भी मुसीबत में पड़ जा रही है और मेरी योजना की भी टांग टूट जाती है। बाकेलाल उसे उठा के फिर से पटक देता है। वो पूछता है, ये बताओ कि चंदन सिंह आखिर चाहता क्या है? तुम्हारी दुश्मनी तो राजा से, फिर तुमने मुझे समाप्त करने की चेष्टा क्यों की? मुझे क्यों मारना चाहा? तो सारी बातें बताने लगता है। आज से 6 माह पूर्व की बात है। एक दिन महाराज चंदन सिंह का एक लिखित संदेश लेकर मैं राजदूत बनकर राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा था। मैंने कहा कि ये लेटर है जो महाराज ने दिया है, इसे आप स्वयं पढ़ लीजिए। महाराज देते हैं उसे पढ़ने के लिए महामंत्री को। महामंत्री पढ़ना स्टार्ट कहते हैं, महाराज विक्रम सिंह को चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का प्रणाम। महाराज, हमने निश्चय किया है कि अपनी कन्या राजकुमारी कुरूपलता का विवाह आपसे कर दिया जाए। आशा है कि आप इसका इनकार नहीं करेंगे। आपका चंदन सिंह। विक्रम सिंह को आ जाता है सुनते से गुस्सा। राजकुमारी कुरूपलता, वो कुबड़ी लंगड़ी लड़की, चंदन सिंह की हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा प्रस्ताव भेजने की? महाराज, इन राजदूत महाशय से कह दो कि तुरंत यहाँ से चले जाए मनुष्य प्रस्ताव को लेके, अन्यथा हमें गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। गुप्तचर भी चौंक पड़ता है कि इतना अपमान चंदन सिंह का, वो जाके सारी बात बता देता है चंदन सिंह को। चंदन सिंह भी गुस्से में आते हैं। राजा विक्रम सिंह की ये जरूरत, हम भी उससे वह बदला लेंगे कि उसके साथ पूछते भी कभी ऐसी अपमानजनक बातें न कहेगी। लोटन चंद, हम शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनना चाहते हैं। जो भी तुमसे बन पड़ता है तुम करो, लेकिन हमें राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनाओ। ये सारी बातें बता देता है लोटन चंद बाकेलाल को। बाकेलाल फिर पूछता है, लेकिन तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लोटन चंद कहता है, आपके कारण मैं 2 बार महाराज की हत्या करने में असफल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको मारूं, फिर राजा को मार पाऊंगा। अब बाकेलाल मुसीबत में भी अपना फायदा देखने लगता है और स्कीम बनाने लगता है। उसे आइडिया आता है कि यहाँ पे अगर मैं कुछ खेल खेलूं तो मैं महाराज विक्रम सिंह को हटा के राजा बन सकता हूँ। इसकी शैतानी खोपड़ी में क्या आइडिया आया है कि अगर मैं किसी तरह कुछ ऐसा चक्कर चल दूं कि राजा विक्रम सिंह की बारात तो जाए किसी अन्य राज्य में,
और बेचारा चंदन सिंह बारात के स्वागत की तैयारी करता रह जाए, बस बन गया काम। तो वही युद्ध हुआ कि विक्रम सिंह तो कोई ताकत नहीं बचा पाएगी और विशालगढ़ का सिंहासन मेरा होगा। लोटन सिंह पूछता, आप क्या सोच रहे हो बाकेलाल जी? लोटन चंद, मैं सोच रहा हूँ कि यदि महाराज विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी कुरुपला के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? वो भी चौंकता, क्या यही तो चंदन सिंह महाराज भी चाहते हैं? तो समझो विवाह हो गया, तुम मेरे संदेश का इंतजार करो। तो यहाँ पे बाकेलाल डबल क्रॉस करने की सोच रहा है। चंदन सिंह को वो ये बताएगा कि महाराज शादी के लिए राजी हो गए हैं और महाराज विक्रम सिंह को की शादी कहीं और फिक्स करेगा। जब वो बारात पहुंचेगी नहीं चंदन सिंह के पास, चंदन सिंह गुस्सा होंगे, विक्रम सिंह के किले पर हमला करेंगे और दोनों आपस में लड़ेंगे। ऐसा प्लान बाकेलाल का बना है। देखते हैं ये कितना सफल होता है। फिर एक दिन जब महाराज विक्रम सिंह दरबार बर्खास्त करके ही हटे थे, बाकेलाल पहुंचा। महाराज की जय हो। अरे बाकेलाल, तू कहो कैसे आना हुआ, सब कुशल में तो है? बाकेलाल बोलता, मुझे मेरा सपना आपके पास खींच लाया। स्वप्न? हम समझे नहीं बाकेलाल। महाराज, रात मैंने सपने में आपका विवाह कौशल नरेश की सुपुत्री से संपन्न होते हुए देखा। कौशल नरेश? हाँ, ये तो उन्होंने अपनी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव भेजा। अच्छा, वाह बेटा, बन गया तेरा काम बाकी विवाह, परंतु उसके विषय में तो हमने सोचा ही नहीं। मंत्री जी कहते हैं, तो अब सोच ले महाराज, बाकेलाल जी ने समय पर बहुत अच्छी बात कही। आप कहे तो मैं आज ही विवाह के प्रस्ताव की मंजूरी कौशल नरेश के पास भेज देता हूँ। इधर महाराज के भी मन में लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि राजकुमारी पुष्पलता जो है बहुत सुंदर भी है। तो महाराज शर्माते हुए कहते हैं, आप जैसी तुम दोनों की इच्छा, आप कौशल नरेश के पास हमारी शादी का प्रस्ताव भिजवा दो। तो मुख्यमंत्री और बाकेलाल वहां से निकल पड़े। इधर एक शाम बाकेलाल अपनी योजना अनुसार लोटन चंद के पास पहुंचा। उसे एक लिखित संदेश देकर बोला, लोटन चंद, महाराज विवाह के लिए तैयार हो गए हैं, ये संदेश जाकर अपने महाराज चंदन सिंह को दे दो। लोटन चंद खुश होता है, संदेश लेता है, चले जाता है वहां से। बाकेलाल कहता है कि चुपचाप जाना, किसी को बताना। बाकेलाल हो रहा है खुश कि उसका प्लान जो बनाया था उसी पे सारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब आएगा मजा। जब बारात के स्वागत की तैयारी है तो चंदनगढ़ और कौशलपुर दोनों राज्यों में हुई, किंतु बारात पहुंचेगी कौशलपुर। महाराज विक्रम सिंह दो पाटन के बीच में, बाकी बचाना कोई, ये कहावत है। विशालगढ़ का सिंहासन अब बाकेलाल का। कौशलपुर में राजकुमारी पुष्पलता की विवाह की तैयारी चल रही थी, सारे राज्य को सजाया जा रहा था। उधर चंदनगढ़ में भी यही हो रहा था, अच्छा अच्छा खाना बन रहा था। बारात आने के लिए उसका स्वागत करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन चंदन सिंह सोच रहे थे कि विक्रम सिंह भी अजीब आदमी, कल शाम को विवाह का प्रस्ताव भेजा और आज शाम बारात लेके आ रहे हैं। कुछ समय तो देते तो मैं शानदार स्वागत करता, देवता भी प्रसन्न होते, ऐसा स्वागत करता। फिर भी चारों तरफ काम चल रहा है। राजकुमारी कुरूपलता की सखियों के साथ बैठी हुई है, सारे बोल रही हैं कि तुम्हारे तो भाग जाग गए। को पता है असलियत, लेकिन फिर भी अब राजकुमारी है तो उसको चढ़ाने का काम कर रही हैं। जैसे लाखों में एक है हमारे राजकुमारी के भाग सोए कब थे जो जागेंगे, वो तो हमेशा से ही लकी रही है। गाना बजाना चल रहा है। इधर बाकेलाल विक्रम सिंह की शादी में नाचते गाते आगे बढ़ रहा है, बड़ा अच्छा नाच रहा है। प्लान ये है कि कुछ दूर चलने के बाद मुझे बीमारी का बहाना बनाकर रुक जाना चाहिए। युद्ध के मैदान में मैं जाके क्या करूंगा। सारे लोग खुश हैं। बाकेलाल पेट पकड़ के बैठ गया। कुछ देर बाद में मंत्री जी पूछते हैं क्या हुआ। वो कहता है कि मैं तो नहीं चल पाऊंगा, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो गई, आप लोग आगे बढ़ो। विक्रम सिंह को खबर पहुंचवाई जाती है। विक्रम सिंह बोलते हैं क्या हुआ, विवाह नहीं हो पाएगा क्या? बाकेलाल बोलता है नहीं महाराज, जब तक ये विवाह नहीं रुक जाता आप दुल्हन लेकर ही लौटिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं एकदम ठीक होके अभी आता हूँ। बाकेलाल रथ पे बैठ के निकल पड़ता है। इधर चंदनगढ़ में पारा चढ़ रहा था, क्योंकि काफी इंतजार के बाद में भी विक्रम सिंह बारात लेके आए नहीं थे। तो लगन का मुहूर्त भी निकल चुका था। लोटन चंद तुम जाकर मालूम करो कि बारात आई क्यों नहीं है। लोटन चंद निकल पड़ता है, देखता है महाराज विक्रम सिंह की बारात आ रही है, लेकिन वो आ तो नहीं रही है उनकी तरफ, वो जा रही है दूसरी तरफ यानी कौशलपुर। तो बाराती से पूछता है कि क्यों भाई, ये बारात चंदनगढ़ नहीं जा रही क्या?
बाराती बोलता चंदनगढ़, अरे भले मानस, राजा विक्रम सिंह की बारात तो कौशलपुर जा रही है। महाराज का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से होने वाला है। रोटनचंद भागता है, ये खबर देता है चंदन सिंह को। चंदन सिंह हो जाते हैं गुस्सा और सेनापति को कहते हैं, जाओ सारी सेना एकत्रित करो, हम बेटी के लिए वर छीन के लाएंगे। आज भयानक युद्ध होगा, लेकिन शादी उसकी होगी विक्रम सिंह के साथ ही। ये पता चलता है बेचारी कुरूपलता को भी, वो भी दुखी हो रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। पहले तो मेरी शक्ल ऐसी, उसने मना कर दिया और फिर हाँ करने के बाद में फिर शादी के लिए वो आए नहीं। राजा क्रोध में चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि लगन का मुहूर्त नहीं निकलेगा महामंत्री जी, राजकुमारी कुरूपलता हमारे साथ ही चलेंगी, उनका ब्याह कौशलपुर के राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा। ठीक है महाराज, मैं अभी सब बंदोबस्त कर देता हूँ, उनके मंत्री ने कहा ऐसा। फिर देखते ही देखते राजा चंदन सिंह राजकुमारी कुरूपलता के साथ एक विशाल सेना लेकर कौशलपुर की ओर चल पड़े। राजा विक्रम सिंह, या तो तुझे मेरी बेटी की मांग में सिंदूर भरना होगा, अन्यथा हम तेरे खून से अपने माथे पर तिलक लगाएंगे, ऐसा संकल्प लिया था राजा ने। कौशलपुर में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बारात के पहुंचने पर बारात का भव्य स्वागत किया गया, नाच गाना हो रहा था, जय जयकार गूंज रही थी। विवाह की रस्म अदा होने वाली थी कि तभी समाचार मिला कि दूसरे राजा ने हमला कर दिया है। सभी भौचक्के रह गए कि ऐसा क्या हो गया जो इस वक्त खुशी के समय हमला किया गया है कौशलपुर पर चंद्रगढ़ द्वारा। अब क्या होगा विक्रम सिंह जी, युद्ध की तैयारी में तो बहुत समय लग जाएगा और तब तक शायद विक्रम सिंह सोच में पड़े कि शायद बाकेलाल इधर होता तो कोई ना कोई उपाय करके इस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को सॉल्व कर लेता। विक्रम सिंह भी गुस्सा आते कि हम सोच रहे हैं महाराज कि कौशलपुर की इज्जत अब हमारी इज्जत है, चंदन सिंह से युद्ध की तैयारी की जाए, हम स्वयं भी युद्ध लड़ने चलेंगे। कुछ देर में तैयारियां होती है, दोनों सेनाएं आमने सामने होती है, इनफैक्ट 3 सेनाएं आमने सामने होती है। एक तरफ तो चंदनगढ़ की सेना है, दूसरी तरफ कौशलगढ़ और राजा विक्रम सिंह की सेना है। चंदनगढ़ के राजा चिल्लाते हैं, राजा विक्रम सिंह, धोखेबाज, हमारी बेटी का विवाह प्रस्ताव मंजूर करने और फिर निश्चित समय पर बारात चंदनगढ़ लाकर तुमने हमारे साथ ही नहीं बल्कि राजा कुशल सेन का भी अपमान किया है। विक्रम सिंह सोचते हैं कुरूपलता से हुआ, ये कब हुआ। उधर कौशलगढ़ के राजा जो है वो भी चौंकते हैं कुरूपलता नाम सुन के। राजा कुशल सेन, विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से नहीं राजकुमारी कुरूपलता से तय हुआ है। अगर वायदे के मुताबिक यह विवाह नहीं हुआ तो यहाँ रक्त की नदियां बह जाएगी। कुरूपलता का नाम सुनकर राजा कुशल सेन चौंक पड़े थे। उफ, कहीं यह वही मेरी नन्ही सी कुरूपलता तो नहीं है। लगता है यहाँ पे एक और ट्विस्ट आएगा स्टोरी में। लगता है कुरूपलता इनकी बच्ची थी जो बचपन में खो गई थी। देखते हैं क्या होता है। विक्रम सिंह तो वैसे ही गुस्से में थे। वो कहते हैं, महाराज सोच कर रहे हैं, युद्ध का बिगुल बजा दीजिए। चंदनगढ़ के राजा बोलते, युद्ध, आक्रमण। कुशल सेन ने चीख कर कुछ कहना चाहा, नहीं ठहरो, युद्ध की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक दोनों तरफ के सैनिक आपस में लड़ना स्टार्ट कर चुके थे। कुशल सेन कहते हैं, नहीं, यह युद्ध नहीं होगा। महावत, हाथी को राजा चंदन सिंह के हाथी के निकट ले चलो। वो शायद बात करना चाहते थे उनसे। चंदन सिंह के हाथी के निकट पहुंचकर राजा कुशल सेन ने चीख कर कहा, राजा चंदन सिंह, अगर आपकी इच्छा युद्ध की है तो अवश्य युद्ध होगा, किंतु हम केवल 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। क्या आपकी बेटी कुरूपलता की एक टांग नहीं है? क्या उसकी पीठ पर एक कुबड़ है? क्या उसकी दाई बाजू पर उसका नाम गुदा है? चंदनगढ़ के राजा जो होते हैं वो चौंक पड़ते हैं, परंतु आप ये सब कैसे जानते हैं? इसका मतलब है मैंने जो कहा सच है। तब तो यही मेरी खोई हुई बेटी है। एक ऋषि के श्राप के कारण न केवल उसकी ये गत बनी, बल्कि ये हमसे पूरे 18 साल तक अलग रही। और चंदन सिंह, अब जब आपके शाप मुक्त होने का समय आ गया, जब इसके शाप मुक्त होने का समय आ गया, तो तुम युद्ध करना चाहते हो? चंदनगढ़ के राजा बोलते हैं, अब तो हमें युद्ध तुरंत बंद कर देना चाहिए। हाँ चंदन सिंह, हमारी बड़ी बेटी कुरूपलता का विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा, यह हमारा वादा है। फिर कहानी चलती है पुराने समय में क्या हुआ था, अब ये हमें पता चलेगा। बताते हैं राजा कुशल सेन, आज से 18 वर्ष पूर्व की बात है। उन दिनों हम अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ रोजाना शिकार खेलने जाया करते थे, लेकिन एक दिन जब हमने एक खरगोश का शिकार करने के लिए तीर छोड़ा तो एक चीख निकली, आह! हे भगवान, लगता है आपका छोड़ा हुआ तीर किसी बालक को लगा है। अरे ये तो किसी बच्चे की चीख की आवाज है।
हमने उधर जाकर देखा तो सचमुच एक बालिका वहां छटपटा रही थी। ओ भगवान, इसकी टांग तो तीर से लगभग कट ही गई, अब क्या होगा महाराज, ये तो ऋषि कन्या है। तभी ऋषि चतुरानंद वहां आ पहुंचे और अपनी बेटी की दशा देख के क्रोध से चिल्ला उठे, दुष्ट, तूने मेरी मासूम बच्ची की हालत की। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी जुड़वा बेटियों में से एक बेहद कुरूप, लंगड़ी और कुबड़ी होगी और तुझे उसका बिछो भी सहना पड़ेगा। बिछो मतलब पार्टीशन, मतलब वो अलग हो जाएगी। नहीं, क्षमा महाराज, हमसे भूल हुई है, अपना श्राप वापस ले लीजिए। तभी वो बेचारी लड़की जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ऋषि चतुरानंद के आगे बहुत रोए, गिड़गिड़ाए। राजा कुशल सेन, तब उनका क्रोध शांत हुआ। कहते हैं, जा, जिस दिन तेरी बेटी दुल्हन बनेगी उसी दिन फिर तेरा उससे मिलना संभव होगा। जब उसका दूल्हा उसके गले में पुष्पमाला डालेगा वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारी 2 बेटियां हुई। एक बेटी तो बड़ी सुंदर थी और दूसरी बेटी श्राप के अनुसार कुबी, लंगड़ी थी। हमने उसी दिन दोनों राजकुमारी के हाथ पे नाम गुदवा दिया था। उसी शाम एक हादसा हो गया, एक बाज पालने में से कुरूपलता को ले उड़ा। तो जो ऋषि ने श्राप दिया था, तीनों श्राप अक्षर अक्षर बैठ गए और वो बाज जो था वो उड़ के उस बच्ची को गिरा देता है किसी की शरण में जो पूजा कर रहा है भगवान शिव की। उनके हाथ में बच्ची आती है और ये जो व्यक्ति था ये वही राजा था, चंदनगढ़ के राजा। उन्हीं के हाथ में ये बच्ची जाके गिरी थी और उसको शिव का वरदान समझ के उस बच्ची को उन्होंने पाला पोसा, बड़ा किया। राजा विक्रम सिंह का संदेश हमें मिला कि कुरूपलता से विवाह करने के लिए तैयार है, तो हम प्रसन्नता से पागल हो गए। तो ये सारी जो गड़बड़ हुई थी ये उस श्राप की वजह से हुई थी और बाकेलाल इसको ठीक करता है, जबकि वो करने जा रहा था उल्टा, लेकिन वो अनजाने में ही पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। परंतु जब 12 चंद्रगढ़ आने की बजाय कौशलपुर जाने लगी तो हमें उतना ही क्रोध आया और हम कौशलपुर पर चढ़ाई कर बैठे। आप महान है चंदन सिंह जी, आपने मेरी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह पाला। दोनों बेटियां जो है वो आपस में मिल रही, दीदी मेरी बहन। इधर विक्रम सिंह सोच रहे, परंतु हमारी समझ में नहीं आया कि ऐसा संदेश जब हमने दिया ही नहीं तो ये संदेश गया कैसे। जब चंदन सिंह ने गुप्तचरी का पूरा किस्सा सुना डाला और अपनी उस हरकत के लिए क्षमा भी मांगी हमला करने के लिए। गुप्तचर लोटन चंद को बुलाया गया। महाराज, गुस्ताखी माफ, मुझे ये संदेश बाकेलाल ने दिया था। बाकेलाल ने? ओह बाकेलाल, इसका मतलब तुम जानते थे कि हम पर गुप्त आक्रमण चंदन सिंह करवा रहा था। हम तुरंत बाकेलाल जी से मिलना चाहते हैं, जिनकी वजह आज हमें हमारी खोई हुई बेटी मिली। किंतु महाराज, पहले कुरूपलता को आप श्राप से मुक्त कीजिए। तो विक्रम सिंह ने फूलों की माला राजकुमारी कुरूपलता के गले में डाली। तुरंत चमत्कार हुआ, वो अच्छी हो गई। दोनों बेटियां वापस से खूबसूरत हो गई, पहली तो थी, दूसरी भी हो गई। तत्पश्चात सभी विशालगढ़ की ओर चल पड़े। आज कितना खुशी का दिन है और हमें यह दिन देखना बाकेलाल की बदौलत नसीब हुआ है। आप ठीक कहते हैं महाराज, मुझे तो बाके किसी देवता का अवतार मालूम होता है। उसे अवश्य पता था कि कुरूपलता हमारी बेटी है, तभी उसने यह सारा चक्कर चलाया, जबकि चक्कर चलाया था बाकेलाल ने राजा बनने के लिए। और इसी सोच में वो डूबा हुआ है, आराम कर रहा है अपने शयन कक्ष में राजमहल में। सोच रहा है कि जल्द ही मुझे ये सुखद समाचार मिल जाएगा। बारपल आता है, कहता है बाकेलाल जी चलिए महाराज, डोली लेकर महल आ पहुंचे और वे आपसे मिलना चाहते हैं और साथ में राजा चंदन सिंह और कुशल सेन भी है। बाकेलाल पड़ता है चौक, उसकी उड़ जाते हैं होश। राजा चंदन सिंह और कुशल सिंह विक्रम सिंह के साथ में शादी भी हो चुकी है। लगता है बेटा तेरी चालें खुल चुकी है। बाकेलाल निकल पड़ता है पीछे पीछे अपनी किस्मत को कोसते हुए। बाकेलाल जैसे ही पहुंचता है महल के मुख्य द्वार पे, महाराज विक्रम सिंह उसे लगा लेते हैं गले। बाकेलाल के समझ में आ नहीं रहा होता है कि ये क्या होता है। और जब बाकेलाल को पूरी बात पता चलती है तो वो अपना सर पीटता और सोचता है राज सिंहासन हाथ आया था तो पूरा खजाना मेरा होता। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं कभी महाराज को विवाह के लिए तैयारी न करता। अब मेरा क्या होगा। तभी विक्रम सिंह ने एक बात पूछ ली, बाकेलाल एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि ये तुम्हें कैसे पता चले कि कुरूपलता महाराज कुशल सेन की खोई हुई बेटी है, तो उसे कोई वरमाला पहनाएगा तभी वो ठीक होगा। बाकेलाल थोड़ा अटकता है और कुछ न कुछ कहानी बनाने में लग जाता है कि क्या जवाब दूं अब मैं। तभी उसे तरकीब आ जाती है। तरकीब क्या होती है, बोलता है
जिन साधु महात्मा जी ने महाराज कुशल सेन जी को श्राप दिया था, उन्होंने ही मुझे स्वप्न में दर्शन देकर सब कुछ ठीक ठाक करने को कहा था। अब ये लोग तो जान ही रहे हैं उस महाराज से पूछने के लिए, पता नहीं वो जीवित है भी या नहीं है। तो बांकेलाल ने अपनी चाल तो चल दी और अपनी जान तो बचा ली। यह भी कहा कि महाराज विक्रम सिंह से बढ़िया वर कुरूपलता के लिए हो ही नहीं सकता। बस फिर मैंने झट से आपकी विवाह की योजना बना डाली। वाह बाके, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। और सभी वापस से जय जयकार करने लगते हैं बांकेलाल की। लेकिन बांकेलाल इधर मन में उदास है, ऊपर से खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बांकेलाल मुर्दाबाद कहो कमबख्तो। सारी बनी बनाई योजना फिर से चौपट हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बांकेलाल की सारी स्टोरी मजेदार चुलबुली होती है। हम फिर से एक नई कहानी लेके हाजिर होंगे एक नए कैरेक्टर के साथ में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।